क्या बिहार का चुनाव जो कि आज से 7-8 महीने दूर है, क्या वहां पर किसी भी तरह का नुकसान उठाएगी जेडीयू या किस तरीके से उनके विरोधी तैयारी कर रहे हैं? आइए इसी मुद्दे पर बात करते हैं, बिहार चुनाव को केंद्रित करते हुए। मेरे साथ इंडिपेंडेंट सांसद, आज़ाद सांसद हैं पप्पू यादव साहब जुड़े हुए हैं। पप्पू जी शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए। आपको लगता नहीं 2 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में अभी भी राज्यसभा में भी बिल पास होने वाला है, ऐसा लग रहा है। एक बहुत करारी हार हुई है। एनडीए बीजेपी जो कि 240 सांसदों की थी, उसने आपको कमजोर होने के बावजूद भी बैकफुट पर ला दिया। अच्छा, एक बात बताइए, पहले तो आप ये समझिए कि ये गाली कितना देते हैं। गोलवलकर की 3 बुक्स को याद कीजिए, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हिंदू छोड़ के जो भी धर्म, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उसे हिंदू धर्म मानना ही होगा। एक दूसरी बात, क्रिश्चियन के खिलाफ, धर्मांत के खिलाफ बीजेपी का आप वार याद कीजिए, कानून याद कीजिए। सिख को इन्होंने खालिस्तानी से लेके क्या नहीं कहा। बौद्ध धर्म पर सबसे ज़्यादा हमला इनके आरएसएस के बड़े बड़े सारे लोगों के बुक्स हैं, सारे हमने दिए हुए हैं। ये कब कब हुए, ये कब किसको छोड़ता है। आप 1940 से 47 के बीच में इन्होंने कितने बार क्या क्या किया। मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई, और अटल जी ने मध्य प्रदेश में जब मुखबरी की बात आई थी, वो पेपर मैंने दिया है कि किस तरह उन्होंने माफ़ी मांगा। उसके बाद आप आइए, हम उत्तर छोड़ दीजिए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इस्लाम बाद में आए, बौद्ध धर्म पहले आए। बौद्ध धर्म को आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों छूत अछूत से लेकर के पेरियार, सावित्रीबाई फुले से लेकर के जितनी सामाजिक क्रांति हुई जी, वो साउथ में हुई। क्यों हुई? बौद्ध धर्म क्यों आए? उन्होंने क्यों अपो दीपो की बात की, वसुधैव कुटुंब की बात की? और जब तक सनातन की संस्कृति पर, विचारधारा पर आप मुझे 50, 60, 70, 80 साल पीछे ले गए। सर मैं वही बात आ रहा हूँ। सर मैं तो इन्हीं 10 सालों का एग्जांपल देता हूँ। कौन लोग? आप लोगों ने हंगामा किया सीए पर, एनआरसी पर। क्या ये बीजेपी का तर्क रहा, बीजेपी के नेताओं का तर्क रहा कि क्या किसी भी मुसलमान की नागरिकता गई? क्या किसी भी मुसलमान को देश से बाहर निकाला गया? बताइए ना। मेरी बात तो सुनिए भैया। सुमित भाई, एक मिनट भैया। मुसलमान मशीन है बच्चा पैदा करने का, किसने कहा? बुर्का से पहचानो, किसने कहा? सुनते जाइए भैया, जब सुनना है तो। जब इसी 10 साल की बात करते हैं, कटोगे तो बटोगे, किसने कहा? भैया, जहां बीजेपी जाती है, कहीं जाट को गाली देता है, कहीं सिख को गाली देता है, कभी किसी को गुरवादी कहता है, कभी आतंकवादी कहता है, कभी मराठी को गाली देता है। आप उठाइए, आप एक भी मुसलमान के दुकान को कह करके कि मैं नहीं लगने दूंगा, नहीं लगेंगे। आप कपड़े से मुसलमान को पहचानो। आप एक बात और बताते चलते हैं, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, नोटबंदी में। चलिए, मैं लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट, लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट। पप्पू भाई सुनिए ना, क्या फायदा? पप्पू भाई सुनिए, आप ही से बात, आप ही मेरे साथ 1 to 1 बातचीत करो, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। सुनिए मेरी बात। 370 आया, आपने बीजेपी का एजेंडा था, आपने जो भी विरोध किया। उसके बाद 3 तलाक आया। 3 तलाक में मुस्लिम महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाओं थी, उनके रिफॉर्म के लिए 3 तलाक की खात्मा जरूरी था कि नहीं था? बताइए। अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है बीजेपी की सरकार, सुनिए पप्पू भाई, क्या जो मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, क्या मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा है? क्या उनको छोड़ दिया जा रहा है? इसके क्या तोड़ है आपके पास? जो आप बातें कर रहे हैं वो नारेबाजी की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं नीतियों की, कार्यक्रमों की। भैया, मैं नारेबाजी की बात, मैं नीतियों की बात कर रहा हूं। मुसलमान के एजुकेशन पर मात्र 2.3% बजट, मुसलमान के इदारा पर मात्र 1.2-3% बजट, मुसलमान का जितना फेलोशिप मौलाना आज़ाद वो खत्म, मुसलमान के मदरसे को कहा गया ये आतंकवादी का जगह है, यहाँ पैदा किया जाता है आतंकवादी को।
मुसलमान के एजुकेशन संस्था में तरक्की नहीं। किशनगंज की यूएमयू पर सारे पैसे रोक दिए गए, बंद कर दिए गए। पप्पू भाई सुनिए, सर मैं सुनिए मैं कल इसी कार्यक्रम में, पप्पू भाई समय सीमित है, समय सीमित है पप्पू भाई, चुनावी रैली नहीं है ना, मुझे शो आगे बढ़ाना है। मेरी बात सुनिए, कल इसी कार्यक्रम में संविधान के जानकार, आप भी उनके रिस्पेक्ट करते हैं, मैं जानता हूं, फैजान मुस्तफा साहब मेरे साथ थे। फैजान साहब ने कहा कि ये बड़ा वेलकम स्टेप है कि गैर इस्लामिक लोग भी इसके बोर्ड में रहेंगे। ये उनके शब्द हैं कि ये एक सेकुलर कंट्री की पहचान है। और फैजान साहब को आप पेंट नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी के साथ है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो भी कुछ चीजों में खूबियां गिना रहे हैं। ये खूबियां आपको क्यों नहीं दिख रही हैं? मेरी बात तो सुनिए ना भैया, भैया मैं कटोगे तो बटोगे, पैदा करने का मशीन है, मुसलमान द्वितीय दर्जा का है, कोई नई बात नहीं है। कभी तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, मुसलमानों ने संविधान सीए और एनआरसी में नागरिकता कहां गई पप्पू भाई? ये तो मैंने आपसे पूछा। सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए जी, मेरी बात भैया सुनिए ना। मैं किसी वक्फ की बात या मैं किसी विल की बात अभी नहीं कर रहा हूं। जो लोग यह कह रहे हैं कि मुसलमान के पिछड़ेपन, पसबंदा, गैर पसबंदा, अत्यंत पिछड़ा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कटोगे बटोगे या शमशान कब्रिस्तान अत्यंत पिछड़ा का नहीं है? क्या एएमयू अत्यंत पिछड़ा का नहीं है? क्या पाकिस्तान जिन्ना का जो सवाल ये उठाते हैं या बुरके का सवाल उठाते हैं, ये सवाल जमात का सवाल उठाए कोरोना में, इन्होंने कहा मुसलमानों से कोरोना आया। पप्पू जी, आपके तुरंत बाद मेरे साथ जेडीयू के नेता जुड़ेंगे। ये आपकी तमाम जो आप कह रहे हैं उनसे मैं काउंटर लूंगा आपके सवालों का। लेकिन मुझे बताइए पप्पू भाई, 6-7 महीने में चुनाव है, क्या जेडीयू को चिंता नहीं है अपने वोट बैंक की? आप इसका क्या इंपैक्ट बिहार के चुनाव में देखते हैं? सुन लीजिए, मैं वक्फ बिल का देखो ना जेडीयू को अब नीतीश कुमार जी अकेला सेकुलर व्यक्ति जदयू में बचे हैं। उसके बाद 90% जदयू के लोग बीजेपी के दूध मिश्री के तरह, विभीषण के तरह नीतीश कुमार को समाप्त करने में जिनको माइनॉरिटी। देखिए, बीजेपी के बारे में सोचिए। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि जमीन का कब्जा, मैं कह रहा हूं कि जमींदार और राजशाही को जब अंग्रेजों ने जमीन दिया था तो उसके क्या कारण थे, चाहे वो जमींदार पप्पू यादव क्यों न हो। हमने क्या उस वक्त इस अपने भारत की दलाली की? आज जो बात वक्फ की आ रही है, मैं आपसे एक बात, पूरा देश में मुसलमान की जमीन है या नहीं है, रहनी चाहिए, वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट होना चाहिए। आप पहले ही किसी भी संविधान को उठा करके देखिए, धार्मिक मामले में या किसी भी हिंदू हो या बौद्ध धर्म का उठाइए, आप चले जाइए, आप जाइए गया, आप सिखिज्म में चले जाइए, आप कहीं भी जाइए ना, तो आपको पता चलेगा क्या हुआ। नोटबंदी में 140 मरे। पप्पू जी सुनिए, मैं वक्त पे रहता हूं, वक्त की कमी है। एक सवाल और पप्पू जी, बिहार का चुनाव सर पे है, आपके मुताबिक जेडीयू को नुकसान होगा, पर मेरा सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार को इस बात की समझ नहीं है, जो पिछले करीब 60 साल से राजनीति में एक्टिव है? क्या उनको नहीं समझ में आया होगा कि मुस्लिम उनसे दूर चले जाएंगे? वो क्यों साथ खड़े हैं? उन्होंने उनके तमाम अमेंडमेंट सरकार ने मान लिए हैं। देखिए ना, वो है ही नहीं, मेरी बात सुनिए ना, वो अपने आप में है ही नहीं। चंद्रबाबू नायडू जी ने तो वादा किया, मैं स्टेट को दे दो, उन्होंने कहा कि मैं वक्फ बोर्ड बिल नहीं लागू करूंगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो जमीन, हम उस जमीन को बेचेंगे और मुसलमान पिछड़ा और गरीब मुसलमान, ये गरीब की बात करते हैं, तो मंडल को सबसे ज्यादा खत्म इसी के कमंडल ने किया। आरक्षण पर जाओगे तो ये भागेंगे, जाति जनगणना पर जाओगे तो ये भागेंगे, आप माइनॉरिटीज के आरक्षण पे जाओगे, 4% आरक्षण दे दिया, तब ये गाली गलौज करते हैं। नहीं तो संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण है ही नहीं। पप्पू भाई कैसी बात कर रहे हैं? संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, आप नहीं दे सकते हैं कि आप इस्लामिक हैं तो आपको 4% मिलेगा। भैया मैं धर्म की बात ही नहीं। अरे अभी आपने कहा सर ईबीसी एसटी एससी को आरक्षण नहीं, ईबीसी एसटी एससी को क्या धर्म आरक्षण नहीं है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर संविधान जो लाए
उसमें आरक्षण का प्रावधान ओबीसी के लिए नहीं ठीक थी? है। क्या उसमें आरक्षण का प्रावधान ऊंची जात को तब था? बाद में ऊंची जात के गरीबों को हम लोगों ने आरक्षण दिया। आरक्षण जब बढ़ाने की बात आई तो सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी ने की। बीजेपी से पूछिए कि ये हर चीज का विरोध, ये मंडल का विरोध, जाति जनगणना का विरोध, आरक्षण का विरोध, इनसे पूछिए ठीक है। कि ये बात क्यों नहीं करते हैं टैरिफ की, ये बात क्यों नहीं करते हैं चीन की, ये बात क्यों नहीं करते हैं तेल और ऊर्जा की, ये बात क्यों नहीं करते हैं डॉलर की, ये बात क्यों नहीं करते हैं रुपये की। अब मैं वक्फ पे बात कर रहा हूँ, वक्फ चल रहा है, आपको टैरिफ पे बात कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कल संसद का आखिरी दिन है सत्र का, आप ट्रम्प साहब जो टैरिफ लगाने वाले उस पर ले आइए, उस पर चर्चा कर लीजिए, बिल को 0R में ले आइए। पप्पू भाई मुसलमान का मैं- नफरत पैदा करती है। मैं ये वक्त की राजनीति कमी करती है, आपकी ये कंसर्न को सियासत सुना करने के मैंने, लिए मुसलमानों दर्शकों को ने भी सुना, बहुत बहुत भ्रष्टाचार शुक्रिया। की बात करता है। मैं वक्त नहीं है मेरे पास, थैंक यू सो मच। जो इल्जाम पप्पू यादव लगा रहे हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ से, या इंडिया ब्लॉक के नेता भी से यही बातें कर रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। मेरे साथ राजीव रंजन जुड़ रहे हैं जो कि जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बड़े नेता। राजीव जी शुक्रिया, धन्यवाद। आप सुन रहे थे धन्यवाद पप्पू यादव सुमित जी को। पप्पू यादव जी की बातों का मैं चाहता हूं कि काउंटर आपके पास क्या है। बीजेपी केवल हिंदू मुसलमान करती है, पहले इस बात का जवाब दीजिए, और आप उस बीजेपी के साथ गलबैया कर रहे हैं, साथ खड़े हैं। देखिए, सबसे पहले तो जनता दल यूनाइटेड को पप्पू जी से तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। उन्होंने जातीय सर्वे की बात की, जातीय जनगणना की बात की, मुसलमानों की बात की। देखिए, बिहार, चूंकि मैं समझता हूँ आपके कार्यक्रम का काफी वक्त निकल गया है, लेकिन दो तीन जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि बिहार में नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 16.5 साल हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बावजूद इसके बिहार में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, कभी कर्फ्यू नहीं लगा, एक दिन अपवाद है नवादा की घटना। 20 वर्षों का ये विराट कालखंड, और इसमें वो जातीय सर्वे की बात कर रहे हैं। बिहार को तो ये फक्र है कि जो काम आजादी के 60 वर्षों तक कांग्रेस की हुकूमतें रही जी, वो नहीं कर पाई, वो बिहार में नीतीश कुमार जी ने किया। और ऐसी परिस्थिति में कि एनडीए की तत्कालीन सरकार के समय फैसला हुआ, महागठबंधन के सरकार में उसको अमली जामा उन्होंने पहनाया। ठीक है। लेकिन राजीव जी वक्त की कमी है, स्पेसिफिकली बात करता हूं। इस बिल का समर्थन, अगर ये इतना जरूरी बिल था वक्फ का संशोधन, तो आज तक जेडीयू ने प्रपोज क्यों नहीं किया? पिछले 20 सालों में जब से आप बीजेपी के साथ हैं, कभी आपने नहीं कहा कि वक्फ संशोधनों को लाने की जरूरत है, जबकि लालू यादव सदन में बोल चुके थे जब वो मंत्री थे। जिस समय लालू जी ने ये बातें कही थी, उस समय चाहे वो हमारा दल हो या भारतीय जनता पार्टी भी उस बिल के अंदर के कई संशोधनों के साथ थी। अब यही तो सवाल है, इतिहास से सबक लेना चाहिए कि जब आपने कोई कदम उठाया तो देश के अनेक राजनीतिक दल आपके साथ थे, लेकिन आपने बिल के प्रावधानों को पढ़ने के पहले ही उसे संविधान विरोधी बता दिया, उसे मुसलमान विरोधी बता दिया, अलोकतांत्रिक बता दिया। हमारी चुनौती है, और हमारी चुनौती क्या है? ये पूरे एनडीए की चुनौती है कि लोकसभा और राज्यसभा के बहसों में सिवाय लंबे चौड़े भाषण, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जमीनें कैसे आप लाएंगे और चाइना के कब्जे में जो हिंदुस्तान की जमीन है उसे कैसे लाएंगे, ऐसे सवालों से एक संवेदनशील मसले का समाधान आप ढूंढ सकते हैं। आपको, अगर आपने आरोप लगाए जी, तो आपको तो ये मानना चाहिए कि जो कंसर्न्स लालू यादव जी के थे उनको समय आने पर उसको एड्रेस करने का काम एनडीए ने किया। उन्होंने तो बाजाबता उन संपत्तियों का जिक्र किया था जहां ये लूटपाट जारी थी। अब राजीव हमारा जी, ये कहना है जी। राजीव जी इस बात का जवाब जी। दीजिए, क्या आप लोगों को चिंता नहीं है? करीब 18 से 20% मुस्लिम वोटर हैं, 6-7 महीने आप चुनाव में दूर रह गए हैं। आरजेडी, पप्पू यादव, कांग्रेस, तमाम सहयोगियों ने इंडिया ब्लॉक के लगातार कहा कि मुसलमानों की जमीन को हड़पने की तैयारी है, मुसलमानों के अधिकारों को काटने की तैयारी है। क्या यह माना जाए कि जेडीयू के लिए भी अब मुस्लिम वोट बैंक जरूरी नहीं बचा? देखिए, ये एक परसेप्शन बनाए जाने की कोशिश होगी, एक नैरेटिव गढ़ा जाए, लेकिन सवाल क्या है कि बहुत सारे फैसले नीतीश कुमार जी ने वोट की दृष्टि से तो पहले लिए, लेकिन अल्पसंख्यक हितों की रक्षा के लिए अगर, अभी मैं सुन रहा था एक दो चैनल पर, मैंने जवाब भी दिया कि अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो 80% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है, लेकिन इसकी पहचान किस राज्य में हुई?
बिहार में जातीय सर्वे के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में अति पिछड़ी जातियों में बड़ी संख्या पसमानदा जातियों की है, कुछ पिछड़ी जातियों में भी। अब उनकी संख्या और उनका जो वोट प्रतिशत है वो भी वहां शामिल है। ये सारे आंकड़े हम लोगों के पास है। जो नौकरियां दी जा रही हैं, जो 10 लाख के आसपास नौकरियां दी गई हैं और 2 लाख नौकरियां जो दी जाएंगी, उसमें अति पिछड़ा वर्ग पूरे देश में पहली बार सृजित करने वाला राज्य नहीं बिहार है, पिछड़ा जहां अति- पसमानदा मुसलमान राजीव बड़ी जी संख्या अति में। पिछड़ा तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का एक कोर वोट बैंक है। आखिरी सवाल मैं नहीं, आपसे पूछ उसमें रहा हूँ, पसमानदा मुसलमान आखिरी अति पिछड़े आखिरी वर्ग के बड़े एक मतलब स्टेक होल्डर के तौर पर मैं कह रहा हूँ, अति पिछड़ी जातियों के तौर पर पसमानदा मुसलमानों की पहचान। नहीं तो ये बताइए, इसलिए ये राजीव जी, जी इस बात जी। का जवाब चाहूंगा मैं आपसे जाते जाते। मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए, साथ लाने के लिए क्या करेंगे अगले 7 महीने में आप लोग? कैसे उनके घावों पर, कथित घावों पर मरहम लगाएंगे? देखिए, आप थोड़ा वक्त दीजिए, कोशिशें होंगी इनकी ओर से, लेकिन आम मुसलमान समझ रहा है कि जो कब्जा करने वाले लोग थे उनका चाल चरित्र चेहरा क्या है। जिस उद्देश्य के लिए ये वक्त की जमीनें दी जाती थी, उनका सही अर्थों में दीन और ईमान के लिए और गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, ये भी लोगों के सामने है। हजारों एकड़ जमीनें और बेशकीमती प्लॉट कुछ ऐसे नेताओं के पास हैं जिनके नाम का जिक्र अभी मैं नहीं करना चाहूंगा। चीजें समय के साथ आएंगी। आम मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी बराबर खड़े रहे हैं, आगे भी चलिए। खड़े रहेंगे। चलिए राजीव जी शुक्रिया। हम तो चाह रहे थे कि आप बताएं कि किस तरह की और योजनाएं आप अनाउंस करने वाले हैं मुसलमानों के लिए, खास तौर पे क्योंकि चुनाव का नहीं, वक्त चल रहा पहले है। से ही बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। चलिए ना, अलग देखते से हैं। कुछ भी देखते हैं करने की क्योंकि जरूरत घाव, नहीं। क्योंकि आरजेडी इसको मुद्दा तो बनाएगी, ये बात तो लोकसभा और राज्यसभा की बहस से बहुत साफ हो गया। शुक्रिया राजीव जी वक्त निकालने के लिए शाम को। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।